हिंद एवरीवन, अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से होगा। बस आप लोग लास्ट तक बने रहना। मैं आप लोगों के बीच में जितना भी प्रश्न लाऊंगा ना, वो पूरा का पूरा प्रश्न मैं आप लोग को याद भी करा दूंगा। अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। आज से अग्निवीर की नई भर्ती का ऑनलाइन चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 22 मार्च रहने वाला है और 22 अप्रैल से आप लोग का अग्निवीर का पेपर भी चालू हो जाएगा। तो मेरे भाई याद रखना, 22 अप्रैल से आप लोग का अग्निवीर का पेपर चालू हो जाएगा। बस 2 महीने का आपके पास टाइम बचा है। इस 2 महीने में आप लोगों को एकदम लापता हो जाना है, किसी के संपर्क में नहीं रहना है। आराम से एक रूम में बैठकर और दिन रात पढ़ाई करते रहना है मेरे भाई, क्योंकि फौज का पेपर पास करोगे तभी आपको जैसे ग्राउंड में दौड़ने का चांस मिलेगा, तभी आपको फौज का वर्दी मिलेगा। मतलब जितना मजाक किए हो, जितना मतलब इधर उधर घूमे हो तो उतना घूम लिए हो। अब 2 महीना आप लोगों को एक रूम में कैद हो जाना है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे भाई अगर आप सफल नहीं होंगे ना तो आपका कोई भी मतलब आपका साथ देने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप सफल हो जाएंगे ना तो मेरे भाई आपके पीछे लाखों लोग पड़े रहेंगे। तो इसलिए आप लोग को सफल होना ही है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। देखो काफी सारे लोग रहते हैं ना, जब पहला दिन मतलब अग्निवीर की नई भर्ती का आज ऑनलाइन चालू हो जाएगा तो मतलब काफी सारे लोग 10 दिन तो खूब एकदम मेहनत करेंगे, सोचेंगे कि इस बार हमको भर्ती हो ही जाना है। लेकिन 10 दिन के बाद बीच में मतलब एकदम में जैसे मेहनत करना छोड़ देते हैं, पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। फिर जब पेपर नजदीक आता है तब वो लोग पढ़ना चालू करते हैं। तो उन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, वो जमाना समाप्त हो गया। अगर मतलब आप लोग पढ़ाई में लगे हुए हो ना तो लगातार तब तक पढ़ाई करते रहना है जब तक आप लोग का इस बार अग्निवीर का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है। इसलिए बस 10 दिन वाला हाल नहीं करना है, रेगुलर आप लोगों को पढ़ाई करते रहना है। और इस चैनल पर रोज सुबह में 7 बजे आप लोगों का जीके जीएस और रीजनिंग का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है ना। मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 मिनट का टाइम लूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग को रोज सुबह में 7 बजे इस चैनल पर देना है। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो और बार बार पूछ रहे हो कि नीलेश भाई आपके एप्लीकेशन में जितना भी जीके जीएस का प्रश्न डाला गया है तो ये प्रश्न अग्निवीर के पेपर में पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, तो ये तो आप लोग बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। इसके पीछे 6 महीने लगातार मेहनत किया हूं। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में एप्लीकेशन बना दिया हूं और 2-4 दिन में जीके जीएस इकट्ठा करके लिख दिया हूं। जीके जीएस तैयार कर रहा था ना तो मैं खुद 5-6 किताब खरीदा था। और पिछले साल 2023 में जो अग्निवीर का पेपर हुआ था तो मैं जब पेपर देने गया था ना तो उस टाइम जब मैं पेपर देकर आया तो मैं अपना मोबाइल नंबर यूट्यूब पर डाल दिया और मैं बोला था कि भाई आप किसी भी यारों से हो, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन हमारे पास भेज दो। तो उसी टाइम में पूरा का पूरा प्रश्न लिख कर रखा था, ठीक है ना। तो वो वाला पूरा क्वेश्चन आप लोगों को मतलब एक भी रुपया यहाँ पर पे करने का जरूरत नहीं है। देखो जितने लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो प्ले स्टोर से जाकर नीलेश डिफेंस कैरियर लिख के डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। और साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना के और यहाँ पर जब इस तरह ओपन करोगे ना तो प्रीवियस ईयर वाले में वो मतलब पिछले साल वाला पूरा प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इसमें से भी इस साल काफी सारे प्रश्न लड़ेंगे, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद से फिर स्टडी मटेरियल वाले में 500 जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलो लोग बाई कोर्स में जाकर 99 रुपया परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ 99 रुपया परचेज करने के बाद 2000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और 300 स्पेशल जीएस के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और जीके के टॉपिक वाइज जितना भी प्रश्न रहता है वो पूरा का पूरा प्रश्न देखने को मिल रहा है। जीके के साथ साथ जीएस का भी पूरा टॉपिक वाइज प्रश्न देखने को मिल रहा है। लेकिन काफी सारे लोग गलती कर रहे हैं, जब वो लोग यहाँ से परचेज कर ले रहे हैं ना तो फिर से दोबारा वो लोग यहीं पर चेक करने जा रहे हैं। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ से आप परचेज कर रहे हो तो आपको नीचे ये जो परचेज वाला ऑप्शन है ना इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। ये जो माई कोर्स दिख रहा है, माई कोर्स में आपका पूरा का पूरा परचेज वाला खुल जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ खुल जाएगा। अगर आप टेस्ट परचेज कर रहे हो ना तो फिर से आपको परचेज वाले ऑप्शन में आना है और माई टेस्ट पर क्लिक करना है, पूरा का पूरा टेस्ट खुल जाएगा। अपना सारा फोकस यहाँ पर डालो। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौटिल्य, कल्हड़, जयदेव और वेद व्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर जयदेव हो जाएगा। जयदेव इज राइट आंसर। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव है, ठीक है ना। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी
स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और आत्मा राम पांडुरंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है ना, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। क्यूबा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? हिरोशिमा, तारापुर, नागासाकी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर तारापुर हो जाएगा। तारापुर इज राइट आंसर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1985, 1987 और 1990। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्क की स्थापना कब हुई थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 इज राइट आंसर, ठीक है ना। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा। विजय लक्ष्मी पंडित इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? मणिक शाह, पी विजयन और एम के स्टालिन और पेमा खांडू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है, ठीक है ना। पी विजयन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोनों का हो जाएगा, ठीक ना। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी और सात्विक साई राज, ठीक है ना। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? तो भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? 2009, 2010, 2011 और 2012। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 2010 हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा रुपए चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? तो 2010 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी है जनगण मन के रचयिता, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, कालाहारी, गोबी और थार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो मैं आप लोगों को कल बोला भी था कि आप लोगों को बताना है कमेंट करके। तो जितने भी साथी कमेंट करके बताए थे ना, तो उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे भाई उन लोग का तैयारी भी अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका सहारा मरुस्थल है। सहारा इज राइट आंसर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है और विश्व
विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल, ये आप लोगों को कमेंट में आज बताना है, ठीक ना। कल मैं आप इसी का उल्टा कल का उल्टा मैं आज कर दिया हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है। ओडिशा, पंजाब, अमृतसर, कर्नाटक और बिहार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर पंजाब हो जाएगा, जो अमृतसर में पड़ता है, ठीक है ना। पंजाब इज राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, कभी पंजाब दे देता है, कभी अमृतसर दे देता है, तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है। नर्मदा, तापी और माही, उसके बाद से गोदावरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर माही हो जाएगा। माही इज राइट आंसर। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है, तो माही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर इज राइट आंसर। पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए। 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला है। 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला है। 4, 5, 2 और 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। 2024 में कुल कितने लोगों को भारत रत्न मिला है, तो 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला है, ठीक है ना। देखो एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, भारत रत्न से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को परेशान होने का जरूरत नहीं है। काफी लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आप टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आया करो, तो मैं दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करूंगा और आप लोगों को भी दिन रात मेहनत करना है। सिर्फ मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। अभी आपके सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान की तरफ चलते हैं। आपका सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है और यहाँ 16वां प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है। चना, चावल, गेहूं और मक्का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किसमें होती है। इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चावल में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेटस है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज फंक ने किया था। मैं आप लोग को हर रोज बताते रहता हूँ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रास नली, छोटी आंत और आमाशय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत, ठीक है ना। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग आपका छोटी आंत है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि केचुए का उत्सर्जी अंग है। मेरे भाई बिना कहे सुने हुए वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। ये मैं आप लोग को जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा हक बनता है भाई। आपके लाइक करने से मुझे पैसे थोड़ी के मिलेंगे। वीडियो को एक लाइक कर दिया करो, उससे मुझे मोटिवेशन मिलते हैं, ठीक है ना। मुझे तो कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन वीडियो देखते हैं 2000 लोग तो लाइक रहता है 300। पता नहीं ऐसा काहे होता है। कुछ ऐसे साथी रहते हैं जो बिना वीडियो देखे हुए पहले लाइक कर देते हैं, तो आप लोग को भी ऐसे ही कर देना है। अब आगे
आगे से आप लोग को बताना ना पड़े। जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो आप लोग एक लाइक मार दिया करो यार, उससे एक मोटिवेशन मिलता है। केचुए का उत्सर्जी अंग है तो क्या है? मेल पीगी नालिका और नेफ्रिडिया त्वचा, और आपका लास्ट वाला दिया है वृक्क। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, नेफ्रिडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। केचुए का उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। शर्करा को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है? तो थायरॉक्सिन और एड्रिनल, इंसुलिन और थाइमोसिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर इंसुलिन हो जाएगा। शर्करा को नियंत्रित करने वाला कौन सा हार्मोन्स है? तो शर्करा को नियंत्रित करने वाला इंसुलिन हार्मोन्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। प्रवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अनुकंपी और पुरानुकंपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर आपका मेरुरज्जु हो जाएगा, ठीक है ना। मेरुरज्जु इज राइट आंसर। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी मैं इस तरह से आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। अगर मैं यहाँ पर सामने आकर आप लोगों को इन सारी चीजों को बताता, पूरे ऑप्शन के बारे में बताता, यहाँ लिख लिख कर बताता, तो शायद आपके दिमाग में मतलब और अच्छे से सेट होता। जैसे मैं आप लोगों को जो बताता वो और अच्छे से आप लोगों को समझ में आता। लेकिन मैं अभी तो सामने आकर जैसे पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग मेरा एक हेल्प कर दोगे ना, तो मैं जैसे बहुत जल्द आप लोगों के सामने आकर पढ़ाने लग जाऊंगा। वो हेल्प क्या करना है, मेरा जो एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस करियर वाला, अभी प्रेजेंट टाइम में 8000 के आसपास में लोग मतलब मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। तो आप लोग 20,000 डाउनलोड करवा दो मेरे भाई। अगर 8000 लोग अपने दोस्तों से बोलेंगे ना, मतलब एक एक दोस्त से बोलेंगे ना, तो मेरे भाई 8000 लोग फिर दोबारा डाउनलोड हो जाएगा। तो आप लोग एक एक दोस्त से बोलकर, दो दो दोस्त से बोलकर मेरे एप्लीकेशन को अगर 20,000 डाउनलोड करवा देते हो, तो मैं किसी तरह से भी डिजिटल बोर्ड ले लूंगा, ठीक है ना। वैसे डाउनलोड करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है। जब ज्यादा लोग डाउनलोड करते हैं ना, तो मतलब और ज्यादा मुझे पैसा मतलब उसमें जैसे खर्च होता है, जैसे सर्वर का पैसा लगता है। लेकिन जैसे जब 20,000 डाउनलोड हो जाएगा और जब मतलब कुछ लोग परचेज कर लेंगे ना इसमें से, तो फिर से मैं जैसे डिजिटल बोर्ड ला दूंगा, उसके बाद से आप लोगों के सामने आकर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, अगर घर से अच्छा खासा पैसा मिलता तो मैं कर देता, लेकिन घर से तो मिल नहीं पाएगा। जो कुछ भी है मतलब यूट्यूब से ही करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के हाथ में है, जो कुछ भी रहता है मैं आप लोगों को खुल के बता देता हूँ, कुछ भी मैं अपने अंदर नहीं छिपाता हूँ। तो अब आप लोगों के ऊपर है, अगर मेरे एप्लीकेशन को मतलब ज़्यादा लोगों के मेरे एप्लीकेशन के बारे में ज़्यादा लोगों को बताते हो और लोग इससे तैयारी करते हैं, वैसे मेरे एप्लीकेशन से हेल्प भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं इसके पीछे 6 महीना लगातार मेहनत किया हूँ, और 6 महीना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है मेरे भाई। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब आप लोगों के ऊपर है, देखते हैं कब तक आप लोग 20,000 डाउनलोड करवाते हो। जैसे ही 20,000 डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं सोचना कि मैं बस वैसे बोल दिया हूँ मेरे भाई, दिल से बोला हूँ। तो आप लोग भी दिल से थोड़ा फर्ज निभाना, ठीक है ना। देखते हैं आज कितना लोग डाउनलोड करते हैं और कितना लोग परचेज करते हैं, ठीक है ना। अब वो तो आप लोग के ऊपर है। प्राइस भी मैं ज़्यादा नहीं रखा हूँ, सारी चीज़ों को देख कर रखा हूँ। आप मेरे एप्लीकेशन से पढ़ाई करने के बाद किसी भी किताब से पढ़ाई करोगे ना, तो आप लोग देख लेना, अगर कंपेयर करोगे ना, तो उस किताब में जो प्रश्न दिए गए रहेंगे, मतलब उसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई रहेंगी, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट दी गई रहेंगी ना, वो सारी चीजें मेरे एप्लीकेशन में दी गई होंगी, ठीक है ना। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो आप लोग को हेल्प भी मिलेगा। बस थोड़ा सा मतलब ये कर देना कि डाउनलोड करवा देना, ज्यादा लोगों को बता देना, ठीक है ना। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मस्तिष्क, मेरुरज्जु, अनुकंपी और पुरानुकंपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका मेरुरज्जु हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मेरुरज्जु में, मेरुरज्जु इज राइट आंसर। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र मेरुरज्जु में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वप्रथम कोलोन किस जीव का बनाया गया था? सर्वप्रथम कोलोन किस जीव का बनाया गया था? गाय, बकरी, भेड़ और भैंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम कोलोन किस जीव का बनाया गया था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए।
है, भेड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। माता पिता दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर पिता हो जाएगा। ठीक है ना। मानव में शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो पिता के गुणसूत्र से मानव में शिशु का लिंग निर्धारण होता है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है। अश्रय तरंग, श्रय तरंग और पराश्रय तरंग उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, पराश्रय तरंग हो जाएगा। ठीक है ना। पराश्रय तरंग इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति होती है रेखीय गति, घूर्णन गति, वितीय गति और आवर्त गति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर रेखीय गति हो जाएगा। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति रेखीय गति होती है। ठीक है ना। ऊंचाई से गिरते हुए पत्थर की गति रेखीय गति होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से क्रीम का अलग होने का कारण है। दूध से क्रीम का अलग होना कारण है अपकेंद्रीय कारण, अपकेंद्रीय बल और आसंजक बल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। दूध से क्रीम का अलग होना अपकेंद्रीय बल है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी के जनक हैं डोबरीनर, न्यूलैंड, मेंडलीव और मोजले। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेंडलीव हो जाएगा। मेंडलीव इज राइट आंसर। आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीव है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है। इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम इज राइट आंसर। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल इज राइट आंसर। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और लास्ट प्रश्न है, इसके बाद से आपका रीजनिंग का आ जाएगा। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है। KOH, उसके बाद से KMnO4, FeSO2, AgNO3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर KMnO4 हो जाएगा। लाल दवा का रासायनिक सूत्र KMnO4 हो जाएगा। ठीक है ना। अभी आप लोग का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपका रीजनिंग का सबसे पहला प्रश्न है कि मतलब 1 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 25 दिया है, फिर 36 दिया है, फिर 49 दिया है। तो साफ साफ दिख रहा है 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो एकदम विस्तार से दिया है 7 तक। तो आगे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखते हैं 64 कहाँ पर है। 64 यहाँ पर है। 64 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट है कि Z26A1 और XY को क्या लिखा जाएगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बहुत इजी है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। Z कितना नंबर पर आता है। Z 26 नंबर पर आता है। A 1 नंबर पर आता है। और X कितना नंबर पर आता है। X आपका 24 नंबर पर आता है और Y आपका 25 नंबर पर आता है। तो दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। 5 और 4 9 हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 49 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। देखो कुछ नहीं किया गया है, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर इंडिया लिखा गया है ना, तो ये जितना अक्षर यहाँ पर दिख रहा है उतना ही अक्षर यहाँ पर भी दिख रहा है। तो जब भी ऐसा देखने को मिलेगा तो देखो ये जो आई है ना, ये लास्ट में हो गया है एन
मतलब लास्ट के दूसरा नंबर पर हो गया है, डी लास्ट के तीसरा नंबर पर हो गया है, आई फिर हो गया है, फिर ए मतलब आपका शुरुआत में हो गया है, तो मतलब इसी का उल्टा कर दिया है। तो यहाँ पर भी इसका उल्टा कर देते हैं। सबसे पहले आपका टी आ जाएगा, उसके बाद से आपका ए आ जाएगा, उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, उसके बाद से आपका क्या आएगा, ए आएगा, उसके बाद से आपका एच आएगा, उसके बाद से आपका बी आएगा। ठीक है ना, तो बस यही हुआ TARAHB, TARAHB, ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है कि जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है उसी प्रकार रेंगना का संबंध किससे है। चींटी से, बछड़ा से, सांप से और बंदर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जिस प्रकार मछली का संबंध रेंगना से है, नहीं, जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, मतलब मछली पानी में तैरती है, सेम उसी प्रकार जैसे सांप क्या करता है, सांप रेंगता है। ठीक है ना, तो रेंगना का संबंध सांप से हो जाएगा, आपका सांप राइट आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।